हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज से हम नए सत्र की शुरुआत करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का। क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है पदार्थ की ठोस अवस्था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये पहले से नोट्स तैयार किया गया है ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत मिले, और नोट्स आप नहीं भी बनाएंगे तो ये एक सीक्वेंस के आधार पर आपको सजाया गया है। आप अच्छे से देखें। आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला आपका चैप्टर है पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो ये कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। आप 9th और 10th यानी कक्षा 9वीं और 10वीं से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हम लोग देखते हैं। पहले जानते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतर आणविक बल क्रियाशील होते हैं और होने के कारण निविड़ संकुलित अवस्था को प्राप्त करते हैं तथा अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक दूरियां अत्यंत कम होती हैं। आप पहले से पढ़ते आए हैं कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ थोड़ा कह रहा है जिसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक बल क्रियाशील होते हैं, यानी ठोस अवस्था के बीच जो बल होते हैं प्रबल रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि इनके बीच अवयवी कण जो होते हैं एकदम क्या होते हैं, पास पास होते हैं, सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण निविड़ संकुलित अवस्था को प्राप्त करते हैं, यानी क्लोज पैकिंग को प्राप्त करते हैं। तथा अवयवी कोणों के बीच जो दूरी होती है अत्यंत कम, यानी ना के बराबर होता है। उसे ही हम बोलते हैं क्या, ठोस अवस्था। ठोस पदार्थ जो होते हैं अत्यंत कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं तथा इनके आयतन एवं आकृति भी निश्चित होते हैं। इसका कारण यह है कि ठोस अवस्था में अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होकर निविड़ संकुलित अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये आपका बेसिक जानकारी था कि ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो चलिए अब आपका असली बिंदु है ठोसों के प्रकार। यहीं से आपका सिलेबस की शुरुआत होती है, यानी आपका जो 12th का केमिस्ट्री है वास्तव में यहीं से शुरू होता है। तो ठोसों के प्रकार, तो ठोसों के प्रकार यानी ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं आप लोग पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंसंटेंस, ये जो आप पढ़े हैं मुख्य रूप से 3 अवस्था, उनमें से हम ठोस अवस्था के विषय में यहाँ पढ़ना है। तो ठोसों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो ठोसों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठोसों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो ठोसों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, या इसे हम बोलते हैं रवेदार ठोस, जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस, यानी एमॉर्फस सॉलिड। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, रवेदार ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं, बेरवेदार ठोस। तो चलिए अब बारी बारी से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोसों की हम विशेषताएं जानेंगे, साथ में इसका परिभाषा भी देखेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण नियमित रूप से दीर्घ परास तक व्यवस्थित होते हैं और निश्चित ज्यामिति प्राप्त करते हैं, यानी नियमित रूप से दीर्घ परास तक, यानी इसका एक सुव्यवस्थित इसका एक आकार होता है, ज्यामितीय आकार होता है।
जैसे आप देखते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एकदम सीक्वेंस से दीर्घ परासी रूप में एक कतार में खड़े रहते हैं, एकदम सीक्वेंस होता है कि नहीं होता है। तो वही होता है, नियमित रूप से दीर्घ परास तक व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामिति प्राप्त करते हैं, उसे ही बोला जाता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण नियमित रूप से क्या होते हैं, दीर्घ परास तक व्यवस्थित होते हैं। दीर्घ परास का मतलब एक सीक्वेंस के आधार पर व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामिति प्राप्त करते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये विदलन गुण दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं क्या होते हैं, विदलन गुण दर्शाते हैं। विदलन गुण दर्शाने का मतलब, जैसे आप पनीर देखते हैं, आप उसे चाकू से जब काटेंगे तो उनका सतह एकदम चिकना और सपाट होगा, इसीलिए बोला जाता है कि ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण दर्शाते हैं। अगला बिंदु आप देख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का कि ये विषम दैशिक गुण दर्शाते हैं। ये विषम दैशिक गुण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब समझ रहे हैं, जिधर से आप देखेंगे उधर से ये अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप कि ये क्या होते हैं, विषम दैशी गुण दर्शाते हैं। विषम दैशी का मतलब कि यानी हर तरह से एक अलग रूप में ही दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत समझने के लिए आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है, अगर यहाँ से देखिएगा तो ये वाला जो पैटर्न देख रहे हैं ये अलग रूप में दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से चलेंगे तो इसका अलग रूप है। यहीं इधर से देखिएगा तो एक अलग रूप में देख रहे हैं हम लोग। फिर यहीं देखिए सीएल वाला, देखिए ये यहाँ से अलग रूप में दिखाई दे रहा है ना। तो जिधर से हम देखेंगे उधर से अलग अलग रूपों में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है विषम दैशिक। यानी दैशिकता के आधार पर कभी पूछ देता है कि दैशिकता के आधार पर बताइए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं। तो दैशिकता के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, दैशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषम दैशिक होते हैं। क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। अगला बिंदु है, क्रिस्टलीय ठोस के द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है कि इनका ये वास्तविक ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं। जैसे चीनी और लवण, चीनी और लवण ये सामान्यतः असंपीड्य होते हैं। तो ठोस जो है तो असंपीड्य ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी दबाने पर दबता नहीं है। अगला है कि इसके आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत न्यून प्रभाव पड़ता है, यानी ना के प्रभाव पड़ता है। इसके आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत क्या, न्यून प्रभाव पड़ता है। तो ये हुआ क्रिस्टलीय ठोसों से संबंधित 7 बिंदु। ठीक है, यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं तो आप इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। अगला है आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, यानी उसकी विशेषता पर हम ध्यान देंगे। तो ठीक उसके विपरीत होता है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता में क्या पढ़े थे कि इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण निश्चित रूप से दीर्घ परासी तक व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ परासी तक। तो इसमें क्या होगा, दीर्घ परासी तक नहीं, ये लघु परास तक ही होते हैं। यानी जैसे मेला वाला में देखे हैं भीड़, और जैसे देखते हैं ना बहुत कम जगह में बहुत से लोग, यानी भीड़ का कोई शकल नहीं होता है। तो वो एकदम कम से कम जगह में अधिक से अधिक लोग घिरे हुए रहते हैं, उसका कोई दीर्घ परास नहीं होता है, ना ही कोई व्यवस्थित क्रम होता है, ना ही कोई निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस, इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण जो होते हैं अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये लघु परास तक ही संभव है। ठीक है, फिर इसके बाद क्रिस्टलीय में हम दूसरा बिंदु पढ़े थे कि विदलन गुण दर्शाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये विदलन गुण दर्शाते नहीं हैं। उसमें हम पढ़े थे तीसरा कि ये विषम दैशिक गुण दर्शाते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब जिधर से देखेंगे उधर से एक समान ही दिखाई देगा, यानी भीड़ का कोई शकल नहीं होता है। आप जानते हैं ना
मेला में जब जाएंगे जिधर से देखेंगे उधर से सब एक जैसा ही दिखाई देता है। उसमें चौथा बिंदु हम पढ़े थे कि द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, ये होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, ये रेंज में होते हैं। रेंज का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 100 डिग्री से 120 डिग्री में पिघलेगा, 120 डिग्री से 170 डिग्री के बीच में पिघलेगा, मैंने इस तरह से एक रेंज यानी परास होता है। हम नहीं कह सकते हैं जैसे पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो वो फिक्स चीज़ हो गया, तो ऐसा चीज़ क्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलता है, अक्रिस्टलीय ठोस में देखने को नहीं मिलता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, ये परास होता है कि इतना से इतना के बीच। तो इतना से इतना के बीच का मतलब जैसे हम बोल दिए कि 110 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका मतलब कि 110 से 220 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो यही कह रहा है कि इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, परास में होते हैं, यानी रेंज में होते हैं। उसमें पांचवा बिंदु हम पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, काल्पनिक ठोस होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। जैसे कांच हो गया, रबर हो गया इत्यादि। उसमें हम छवा पढ़े थे कि वो ढींड होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इसमें बहुत कम ढींढता होती है, यानी जितना वो ढींढ होते हैं मजबूत होते हैं उतना ये मजबूत नहीं होते हैं, इनमें कम मजबूती होती है। बाह्य दाब डालने पर ये आसानी से विकृत हो जाते हैं, विकृत का मतलब इतर बितर हो जाते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं था। इसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, जैसे क्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, ये अपने दाब से भी बहते हैं। तो ये हुआ क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में कुछ, यानी हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। अगर ये बिंदु आता है, ये टॉपिक आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आता है कि कभी कभी पूछ देता है कि आकार के आधार पर बताएं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, तो आकार के आधार पर बताना है तो बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के निश्चित एवं अभिलाक्षणिक आकार पाए जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के कोई भी निश्चित और अभिलाक्षणिक आकार नहीं पाया जाता है, यानी उसमें ज्यामितीय निश्चित होता है लेकिन इसमें ज्यामितीय निश्चित नहीं होता है। गलनांक के आधार पर बोलता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस निश्चित ताप पर नहीं बल्कि एक रेंज में धीरे धीरे नरम होते हैं। ठीक है। दैशिकता के आधार पर पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हम देख लेते हैं। तो सभी ठोस धातुएं क्रिस्टलीय होते हैं, सभी ठोस धातुएं क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। जैसे कापर हो गया, लोहा हो गया, रुबिडियम हो गया इत्यादि, ये सब आपका क्रिस्टलीय ठोस है। जो कार्बन के अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट, ये दोनों भी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। कार्बन के जो अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट, ये दोनों भी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछता है कि कार्बन के अपरूप जो है हीरा विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक एवं ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, क्यों। तो कार्बन का जो अपरूप है हीरा, तो कार्बन के दोनों अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट, लेकिन हीरा जो है उस विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, आखिर क्यों। तो इसका उत्तर हम देंगे कि हम जानते हैं कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ आबंधित रहते हैं, यानी हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं और अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ क्या होते हैं, आबंधित रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संकरण अवस्था जो है sp3 आता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है।
कहने का मतलब कि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ ही एकल आबंध द्वारा आबंधित रहते हैं। तो आप जानते हैं ना कि कार्बन चतुस्संयोजी बंध है, तो कार्बन चतुस्संयोजी बंध है तो यानी हीरा में कार्बन जो होता है 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित रहता है। तो जब अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ आबंधित रहेगा, जैसे आप जानते हैं कि ये कार्बन ये यहाँ 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधित है, तो जब 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ ही बंधित रहेगा तो ये चारों तरफ से घिर गया, यानी इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ सिग्मा 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 यानी sp3 प्रसंकरण आ जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता है। लेकिन यहीं ग्रेफाइट में जब चलते हैं तो कार्बन जो होता है अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ एकल आबंध द्वारा आबंधित रहता है। तो बताइए यहाँ जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होता है, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते ही ग्रेफाइट जो है विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि हीरा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण। तो यहाँ 2 चीज आपको याद रखना है, ग्रेफाइट में sp2 प्रसंकरण आ जाता है और हीरा में आपका क्या हो जाता है, sp3 प्रसंकरण। तो जहाँ sp3 प्रसंकरण आएगा, जहाँ आपका sp3 प्रसंकरण आएगा तो वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होंगे, कुचालक होंगे। और जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त आयन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होगा वहीं तो है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक। ठीक है, यानी उसमें करंट फ्लो होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कार्बन के अपरूप हीरा विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक एवं ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चलिए ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे नोट में थोड़ा ये बिंदु याद रखेंगे। यहाँ कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दिया गया है जो क्रिस्टलीय होते हैं, जैसे बेंजीन एरोमेटिक है और नेफ्थलीन ये भी आपका एरोमेटिक है, यानी ये रिंग के रूप में देख रहे हैं ना, ये आपका बेंजीन है C6H6 और ये आपका नेफ्थलीन है यानी C10 और H8, ये नेफ्थलीन है। ठीक है ना, तो ये दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, फिर भी क्या होते हैं, ये क्रिस्टलीय होते हैं। कभी कभी पूछ देता है कुछ ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दे जो क्रिस्टलीय होते हैं, तो यानी बेंजीन और नेफ्थलीन। तो क्रिस्टलीय ठोसों का कुछ उदाहरण हुआ। आइए अब हम कुछ अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कांच हो गया, रबर हो गया, गलित सिलिका हो गया, प्लास्टिक हो गया यानी पॉलीथीन हो गया, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं PVC, टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन हो गया इत्यादि। ये सभी क्या है आपके, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों से संबंधित एक और NCERT में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके NCERT का। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण इसके अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं वही अक्रिस्टलीय होते हैं, जिसके कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसको आप दूसरे शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि शुद्ध कांच का निर्माण हेतु सिलिका का होना आवश्यक है, जो कि यह द्रव के रूप में होता है। लेकिन हम जानते हैं कि ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः कांच को हम अतिशीतित द्रव कह सकते हैं। ये पहला वाला जो पैराग्राफ देख रहे हैं ये आपका सटीक आंसर है। चलिए अगला ये छोटा मोटा प्रश्न है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। ठोसों के आकृति और आयतन क्यों निश्चित होते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है
कि कांच और क्वार्टज एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। कांच और क्वार्टज एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। तो कांच और क्वार्टज एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। माने कहने का मतलब कि कांच और क्वार्टज एक दूसरे से कैसे भिन्न है और बताइए कि किस स्थिति में हम क्वार्टज को ही कांच में रूपांतरित कर सकते हैं। तो देखिए, कांच के अवयवी कण जो सिलिका है, SiO2 को हम लोग सिलिका बोलते हैं। कांच का अवयवी कण जो सिलिका है ये अनियमित रूप में व्यवस्थित रहता है। तो जो अनियमित रूप में व्यवस्थित होगा तो अक्रिस्टलीय होगा। इस आधार पर हम बोलेंगे कि कांच क्या है, अक्रिस्टलीय होता है। यही क्वार्टज को हम देखते हैं तो एकरो अवयवी कण सिलिके होता है, लेकिन इसमें जो सिलिका होता है नियमित रूप में व्यवस्थित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वार्टज ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इस आधार पर हम दोनों को एक दूसरे से भिन्न कर दिए। कांच जो हो गया आपका अक्रिस्टलीय हो गया और क्वार्टज जो है आपका क्या हो गया, क्रिस्टलीय हो गया। कांच के भी अवयवी कण सिलिका है, क्वार्टज के भी अवयवी कण सिलिका है। तो कांच के अवयवी कण में सिलिका अनियमित रूप से रहता है, लेकिन क्वार्टज में जो सिलिका है नियमित रूप से रहता है। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि किस स्थिति में क्वार्टज को कांच में बदला जा सकता है, तो ये आपको बताना है किस स्थिति में। तो हम बोलेंगे कि जब क्वार्टज में अवयवी कण सिलिका नियमित रूप में, एक मिनट, किस प्रकार हम कर सकते हैं, किस प्रकार क्वार्टज को कांच में बदल सकते हैं। तो क्वार्टज को कांच में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि क्वार्टज को गर्म करके द्रवित किया जाता है और इस द्रवित क्वार्टज को जितना शीघ्रता पूर्वक हो सके उसको ठंडा किया जाता है। इस आधार में क्वार्टज का रूपांतरण किस चीज़ में हो जाता है, कांच में हो जाता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों से संबंधित जो भी हमारा 2-4 प्रश्न थे जो NCERT में दिए हैं उसका अध्ययन हम किए। कल से हमारा होगा, कल से हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन।